देखिए आज आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखवाया जाएगा भाई, थोड़ा बहुत बचा है। और लेक्चर आपका सोमवार से चलेगा, पहले ही बताया गया था कि शनिवार को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखवाया जाएगा। देखिए किस अनुच्छेद तक लिखवाया गया था आपका। देखिए आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चैप्टर 4 लिखवाना है। परामर्शीय अधिकारिता, परामर्शीय विचार हेडिंग डालिए, या सलाहकारी अधिकारिता हेडिंग डाल लीजिए। अध्याय 4 सलाहकारी अधिकारिता या एडवाइजरी जुडिक्शन या परामर्शीय विचार। इसमें आपका अनुच्छेद 65 से लेकर आपका 68 तक है। 65 से लेकर 68 तक। देखिए इसमें वैसे मैं जब 96 से लिखवा रहा था, मैंने आपका उधर ये 92 से लेकर और 96 तक में मैं ज़्यादा लिखवा दिया हूँ। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि उधर लिखवा गया है आपका डिटेल में कि कौन मांग सकता है कौन नहीं। सलाह लिखिए भाई, आपका अनुच्छेद 65 लिखिए। अनुच्छेद 65 लिखिए। न्यायालय से विधिक प्रश्नों पर, न्यायालय से विधिक प्रश्नों, तथ्य के प्रश्न पर नहीं। इसमें क्वेश्चन निकाल लेना है कि भाई केवल किस पर राय मांगी जाएगी। विधिक प्रश्न, विधिक प्रश्नों पर किसी ऐसे निकाय द्वारा, यानी बॉडी या संस्था द्वारा, किसी ऐसे निकाय द्वारा परामर्श मांगा जा सकता है जो परामर्श मांगने के लिए सशक्त हैं, जो परामर्श मांगने के लिए सशक्त हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। महासभा तथा सुरक्षा परिषद महासभा, ये भी आपका पूछा जा चुका है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद किसी भी विधिक प्रश्न पर, किसी भी विधिक प्रश्न पर राय मांग सकती है। राय मांग सकती है, जबकि अन्य संस्थान, जबकि अन्य संस्थान तभी राय मांग सकते हैं जब महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाएं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। जबकि अन्य संस्थान तभी राय मांग सकते हैं, माने सलाह, जब महासभा द्वारा प्राधिकृत किया जाए। अन्य संस्थान इसी में अभी लिखना है,
यानी कि दो के अलावा, यानी कि महासभा सुरक्षा परिषद। लिखिए अन्य संस्थान केवल अपने क्षेत्र में आने वाले, अन्य संस्थान केवल अपने क्षेत्र में आने वाले विषयों पर ही राय मांग सकते हैं। आइए धारा 67 अनुच्छेद 67 लिखिए। अब अनुच्छेद 67 लिखिए न्यायालय अपना परामर्श खुले न्यायालय में देगा। न्यायालय अपना परामर्श खुले न्यायालय में देगा। न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, न दे या न दे, बाध्य नहीं है। न ही कोई राज्य या संस्था, न ही कोई राज्य या संस्था इसकी राय मानने के लिए बाध्य है। न ही कोई राज्य या संस्था इसकी राय मानने के लिए बाध्य हैं। लिखिए अब अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 हेडिंग डाल लीजिए न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। हेडिंग डालिए न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में, माने संविधि में के चार्टर में संशोधन, के चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 69 से लेकर 70, यानी कि अनुच्छेद 69 और 70 दो अनुच्छेद हैं। लिखिए अनुच्छेद 69। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 69 चार्टर में संशोधन। एक लाइन का बस क्वेश्चन है। लिखिए इसमें न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में, न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। माने सेम प्रक्रिया है, अंतर नहीं है। एक अध्याय इसमें बचा है, उसको लिखिए अध्याय 2। हेडिंग डालिए भाई आपका अध्याय 2 न्यायालय की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट।
न्यायालय की सक्षमता, आप लिख करके लिख लीजिएगा अधिकारिता, न्यायालय की अधिकारिता, या इसको हम कहेंगे न्यायालय की अधिकारिता या कॉम्पिटेंसी या सुयोग्यता। आप लिख करके लिख लीजिए सुयोग्यता। लिखिए अनुच्छेद 34 से लेकर 38, अनुच्छेद 34 से लेकर 38 तक। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, यानी कि आपका दो भी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। पिछली बार आपका यूपीजे में क्वेश्चन बनाया था, लेकिन अंत में आयोग द्वारा डिलीट किया गया, क्योंकि क्वेश्चन का जो भी मॉडल आंसर दिया गया था वह गलत था। तो आपका इस चैप्टर में आपको स्रोत बताया जाएगा, अधिकारिता बताई जाएगी, और कौन व्यक्ति न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा कर सकता है, यही क्वेश्चन रिपील किया आयोग ने। तो लिखिए आपका भाई अनुच्छेद 34, हेडिंग डालिए न्यायालय के समक्ष वाद के पक्षकार। यानी कि कोर्ट के समक्ष कौन पार्टी होगी, अर्थात न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वह कौन व्यक्ति सक्षम है जो जाकर मुकदमा करे। यही आपका किस में बताया गया है, 34 में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए वाद के पक्षकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं। तो आपका जवाब रहेगा 34। इधर आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। अब लिखिए कौन कौन जा सकते हैं। लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अनुच्छेद 34 में चल रहा है। लिखिए न्यायालय के समक्ष, न्यायालय का यहाँ मतलब कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लिखिए न्यायालय के समक्ष मामलों में, न्यायालय के समक्ष मामलों में केवल राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं। केवल राज्य माने स्टेट, राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं। ऐसे राज्यों का संप्रभु होना और स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। ऐसे राज्यों का संप्रभु होना तथा स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी कि कौन सा राज्य जा सकता है। भाई व्यक्ति को न पहुंचाइएगा, स्पष्ट लिखवा गया कौन जा सकता है, केवल राज्य। अब दे देगा राज्य व्यक्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ राज्य मारिएगा, अभी आगे एक दो और टेक्निकल पॉइंट बताएंगे। लिखिए राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी कि कौन राज्य जा सकता है। लिखिए फर्स्ट लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। भाई बताया गया था वर्तमान में कितने मेंबर हैं यूएनओ के, 193। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य स्वतः पक्षकार होंगे, यानी कि इनको कहीं कोई इजाजत नहीं है, स्वतः न्यायालय के क्या होंगे, पार्टी, स्वतः पक्षकार होंगे। सेकंड लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सदस्य
गैर का मतलब ये हुआ कि जो यूएनओ का मेंबर नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सदस्य। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला वाक्य, कैसे न्यायालय के पक्षकार बनेंगे, पूछा जा चुका है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, कंडीशन पर, की जाने वाली शर्तों पर कोई राज्य पक्षकार बन सकता है। कोई राज्य पक्षकार बन सकता है। इसी लाइन में लिखिएगा, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश था। अब तो भाई यूएनओ का बन गया सदस्य, पहले नहीं था। लिखिए, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश था जो 28 जुलाई 1948 को 28 जुलाई 1948 28 जुलाई 1948 को न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्षकार बना। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्षकार बना। अगला लिखिए थर्ड, ये सेकंड लिखा है, थर्ड लिखिए भाई। ऐसे सदस्य जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मेंबर नहीं है, सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसके पक्षकार बन सकते हैं। अगला लिखे, हेडिंग डालिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। हेडिंग डालिए आपका अगला, यानी कि क्या ये पक्षकार हो सकते हैं कि नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो पहला बताया गया राज्य पक्षकार हो सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्र हो न हो, सॉवरेन हो न हो। दूसरा हम क्या बता रहे हैं पक्षकार में, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि यही आपका मामला उलझाएगा और आपको यही सतर्क रहना। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन न्यायालय के पक्षकार नहीं हो सकते, यानी कि ये भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अंतरराष्ट्रीय संगठन न्यायालय के पक्षकार नहीं हो सकते। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी, देखिए यहाँ तक कि
संयुक्त राष्ट्र संघ भी पक्षकार नहीं होगा, यानी यूएनओ भी मुकदमा नहीं कर सकता। अब एक अजीब स्थिति है, उसी का न्यायालय और वही मुकदमा करने से क्या हो गया, वंचित। लिखिए यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी पक्षकार नहीं हो सकता, लेकिन लग गया तो कुछ न कुछ समस्या है, और यही लेकिन या बट या परंतु से उठा के क्वेश्चन घुमा रहा है। लेकिन क्षतिपूर्ति के मामले में, डैमेजेज, क्षतिपूर्ति के मामले में तथा सलाह के मामले में, क्षतिपूर्ति के मामले में तथा सलाह मांगनी हो, सलाह के मामले में ये संगठन वाद के पक्षकार हो सकते हैं। ये संगठन वाद के पक्षकार हो सकते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपका घुमाएगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन वाद के पक्षकार नहीं होते। सही बात है, वाद के पक्षकार हो सकते हैं, गलत बात है। फिर आपका दे देगा वाद के पक्षकार नहीं होते लेकिन क्षतिपूर्ति के मामले में हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, तो दो में हो सकते हैं, याद करके जाइएगा, यही भरमाया क्वेश्चन। कोई किस मामले में, भाई डैमेजेज मांगने में और सलाह। तो अभी बताया गया कि सलाह कौन मांग सकता है किसी विधिक मुद्दे पर, तो सुरक्षा परिषद महासभा और अन्य संस्थान महासभा द्वारा अथराइज करने पर। लिखिए अगला भाई, अगला हेडिंग डालिए व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति। व्यक्ति यही आपका पिछली बार भी पूछा गया था कि क्या कोई व्यक्ति न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वाद का पक्षकार होगा, नहीं होगा। लिखिए व्यक्ति वाद के पक्षकार नहीं होते। व्यक्तिवाद के पक्षकार नहीं होते, वे अपने राज्य के माध्यम से वे अपने राज्य के माध्यम से न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में जा सकते हैं। इस बात का निर्णय निम्नलिखित दो वादों में दिया गया। इस बात का निर्णय निम्नलिखित दो केसों में दिया गया। केस याद रखिएगा, पूछा भी गया है। लिखिए हया डी ला टोरे। हया हया डी, देखिए भाई हया एक ही लाइन में लिखिएगा, डी ला टोरे। देखिए हया डी ला टोरे का केस एक ही में है, और दूसरा केस है नाटे बाम। पोस्ट में कामा देकर लिखेगा। दूसरा केस है आपका नाटे बाम। नाटे बाम, नाटे बाम का केस है। अगला लिखिए अब अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 लिखिए। लिखिए न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एक लाइन लिखिए, ये ऊपर लिखवाया जा चुका है। न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
उन सभी राष्ट्रों के लिए खुला होगा जो वाद दायर करने के हकदार हैं, जो वाद दायर करने के हकदार हैं। अब हेडिंग डालिए आपका नीचे, क्षेत्राधिकारिता। या जुरिडिक्शन। लिखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांट लीजिए इस तरह से। पहला में लिखेगा प्रतिरोधात्मक। फर्स्ट लिखिए प्रतिरोधात्मक, कांटेंशियस, कांटेंशियस कहा जाता है प्रतिरोधात्मक। सेकंड लिखिएगा सलाहकारी, एडवाइजरी। फर्स्ट आपका प्रतिरोधात्मक और सेकंड एडवाइजरी यानी कि सलाहकारी। प्रतिरोधात्मक को दो भागों में बांट लीजिए। प्रतिरोधात्मक को कितने भागों में फिर बांटना है? दो भागों में। लिखिए, प्रतिरोधात्मक को दो भागों में बांट लीजिएगा भाई। पहला आपका स्वैच्छिक, वॉलेंटरी। फर्स्ट ये इसको बांटना है प्रतिरोधात्मक को, स्वैच्छिक। और दूसरा लिखिए आपका अनिवार्य या कंपल्सरी। अनिवार्य या इंग्लिश में कंपल्सरी, या इसको ऐच्छिक कहा जाता है। सेकंड में लिखेगा अनिवार्य या कंपल्सरी या आपका ऐच्छिक। अब वहीं आपका पूछा जाता है कि स्वैच्छिक किस अनुच्छेद में है अधिकारता, तो 36 के 1 में, और अनिवार्य अधिकारता आर्टिकल 36 का क्लास 2। लिखिए उसमें स्वैच्छिक के नीचे थोड़ा लिख लीजिएगा। तो स्वैच्छिक या वॉलेंट्री अधिकारता आर्टिकल 36 का क्लास 1 पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 36 उसी के नीचे बना लीजिए। अनुच्छेद 36 के क्लास 1 में आपका स्वैच्छिक या वॉलेंट्री जुरिडिक्शन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 36 के क्लास 2 में अनिवार्य या कंपल्सरी। लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हेडिंग डालिए स्वैच्छिक अधिकारिता माने वॉलेंट्री। हेडिंग नीचे डालिए स्वैच्छिक अधिकारिता। अनुच्छेद 36 का क्लास 1, अनुच्छेद 36 का क्लास 1। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जिन्हें पक्षकार न्यायालय को सुपुर्द करते हैं, माने जिस अधिकारता को जिन्हें पक्षकार न्यायालय को सुपुर्द करते हैं, वह अधिकारिता स्वैच्छिक अधिकारिता होती है। वह अधिकारिता स्वैच्छिक अधिकारिता होती है। अर्थात जिनका वर्णन
अर्थात जिनका वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में या अन्य संधियों में हो। अर्थात जिनका वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में या अन्य संधियों में हो, इसको स्वैच्छिक अधिकारिता कहते हैं। सेकंड लिखिए अनिवार्य अधिकारिता या कंपलसरी। नाम ही केवल अनिवार्य दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। लिखिए अनिवार्य अधिकारिता यानी कि स्वैच्छिक अधिकारिता, या इसको कहते हैं ऐच्छिक, ऑप्शनल। अनिवार्य को ही ऑप्शनल भी कहते हैं। ऐच्छिक बहुत बार पूछा गया है। ऐच्छिक पूछे, अनिवार्य पूछे, कंपलसरी दे, ऑप्शनल दे तो आर्टिकल 36 का क्लाज 2 मार्क कराइएगा। लिखिए अनुच्छेद 36 का क्लाज 2 आर्टिकल डाल लीजिए। लिखिए इसमें ऐसी अधिकारिता को विद्यमान राज्य ऐसी अधिकारिता को विद्यमान राज्य किसी भी समय घोषणा द्वारा, डिक्लेरेशन द्वारा, किसी भी समय घोषणा द्वारा या बिना किसी विशेष समझौते के, मैंने पहले से कोई समझौता नहीं, बिना किसी विशेष समझौते के द्वारा प्रदान करते हैं, द्वारा प्रदान करते हैं। इसके बाद आप लिखिए इसी में आपका अंतरित अधिकारिता, हेडिंग डालिए ट्रांसफर्ड जुरिडिक्शन। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अंतरित अधिकारिता पोस्ट में लिख लीजिएगा समय के आधार पर अंतरित, समय के आधार पर, समय के आधार पर अंतरित अधिकारिता। इसको थोड़ा कहीं भारत से भी जोड़ लीजिएगा। आपका अनुच्छेद 135 भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहीं अलग से जोड़ लीजिएगा। 135 में अंतरित अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और फेडरल कोर्ट जो पहले था उसकी अधिकारिता किसको सौंप दी गई? सुप्रीम कोर्ट को। लिखिए इसको कहीं अलग से जोड़ लीजिएगा। आर्टिकल कौन सा? एक 135 लिखिए इसमें भाई। आपका एक क्लास लिखे है ना 36 का क्लास 5, जो ये हम लिखवा रहे हैं ये न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के अनुच्छेद 36 के आपका क्लास 5 में है। क्लास वाइज पूछा है तो अंडरलाइन कर लीजिए, क्लास वाइज पूछा जा चुका है। लिखिए अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, मैंने इसके पहले वाला न्यायालय जो था राष्ट्र संघ के तहत गठित था। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जिन मामलों में जितनी अवधि तक अधिकारिता थी, जितनी अवधि तक
अधिकारिता थी। भाई सतर्क रहना है। यह अंतरित अधिकारिता है, लेकिन किस आधार पर? समय के आधार पर। स्पष्ट अंडरलाइन करिए। और टीपीए में भी आपको बताया गया कि समय के आधार पर प्रभाजन धारा 36 में, और संपदा के आधार पर उत्तराखंड पूछा था 37। भाई रट कराइए। टीपीए प्री वाला लिखवाया जा चुका है, उसको प्रयास थोड़ा रट्टा मारने का करिए 1-2 दिन में। और जिन लोगों को एलएलएम देना है आपका 21 तारीख को है भाई, आपका यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो 21 तारीख को जिनको देना है एक बार कम से कम प्री वाला जो लिखवाया गया है, क्या करिए सब एक बार कम से कम रटे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो वहाँ दिमाग में आ जाएगा। लिखिए आगे भाई, वाक्य लास्ट बोलिए तो लाइन। अधिकारिता थी, अधिकारिता थी। यदि अवधि बची हो यानी उसमें समय बचा हो, यदि अवधि बची हो, तब वह उतनी अवधि तक के लिए, तब वह उतनी अवधि तक के लिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतरित हो जाएगी, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतरित हो जाएगी। अगला लिखिए अनुच्छेद 37। ये भी अंतरित अधिकारिता ही है। अनुच्छेद 37 अंतरित अधिकारिता, इसमें समय नहीं देखा जाएगा, मामले देखे जाएंगे। मामले के आधार पर, बस एक लाइन लिखिए, विषय के आधार पर या मामले के आधार पर, बस एक लाइन लिखिए, ज्यादा पूछा नहीं जाता। अब जो आपका पूछा जाता है इधर, एक क्वेश्चन लगभग निश्चित नेटोट में बनता है। लास्ट जो अनुच्छेद है 38, लिखिए आपका भाई अनुच्छेद 38, हेडिंग डालिए यहीं से, न्याय के लिखिए, ऐसे लिखिए भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, जो पिछली बार भी बना है, कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है। तो ये पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या मार्क कराएंगे 38। कौन सा अनुच्छेद? दूसरा मॉडल कि आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का वर्णन कहाँ किया गया है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा संयुक्त राष्ट्र संघ के, बैठिए भाई, पहला दे देगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, नहीं दिया गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के चार्टर, उसमें भी नहीं। तीसरा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर, तो किसमें हम लिखवा रहे हैं, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर। तीसरा क्वेश्चन आपका बना है कि कितने प्रकार के स्रोतों का उल्लेख है, 4, और खंड वाइज चारों मिलाने के लिए आता है, तो 38(1) में कितने प्रकार के स्रोत दिए गए, 4, 3 मुख्य स्रोत हैं और चौथा सहायक स्रोत है, और इन स्रोतों का क्रम से मानने के लिए
न्यायालय बाध्य है, विवेक नहीं है। तो इसको लिखिए, ऐसे लिख लीजिए भाई, चार्ट बना लीजिए एक। अनुच्छेद 38(1) चार्ट सबसे अच्छा है। ए आपका ABCOD। देखिए, आपका वन खंड भी याद रखना है। अनुच्छेद 38 का खंड 1 कई बार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोत कहाँ दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 38 का क्लाज कौन सा, 1 में कितने स्रोत मैं लिखवाया हूँ, 4, चारों लिखिए, चारों को लिखिए भाई। आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, देखिए पहला ही गलत हो गया, इसका अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय लिखिए भाई, वो गलती हो गई। प्रथाएं काट दीजिए, वो गलत हो गया। फिर एक बार बताया जा रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय, ये तो सही है, प्रथाएं काट दीजिए, उसको लिखिए अभिसमय या कन्वेंशन। यानी कि पूरा वाक्य हम बोल रहे हैं, पहला ए में लिखना है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वेंशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संधियां, ट्रीटी आप लिख करके लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां पहला हो गया। सेकंड 38(1) में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। सी में लिखिए सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। डी में लिखिए न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय और विभिन्न राष्ट्रों के, ये डी में लिखवाया जा रहा है, न्यायिक निर्णय और विभिन्न राष्ट्रों के सर्वाधिक योग्य, सर्वाधिक योग्य अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं, सर्वाधिक योग्य अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं, मैंने जो अपना वो कथन किए हैं, स्टेटमेंट जो विद्वान दिए हैं। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन फिर बनता है, और बनता यह है, एक तो क्रम से याद रखिएगा, दूसरा जो नेट नोट में बना है ABCD करके दिया है, और उसी में एक आपका मिलान गलत रहेगा, तो मिलान वाला गलत न हो। ए में अगर दे तो संधियां, बी में दे तो प्रथाएं, सी में दे तो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, और डी में दे तो आपका मने कह सकते हैं कि न्यायालय के निर्णय या उच्च योग्यता प्राप्त विद्वानों के मत, मने राय उनकी। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि इन स्रोतों में सबसे प्राचीन स्रोत कौन है, पहला को नीचे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, इन स्रोतों में सबसे प्राचीन स्रोत प्रथाएं हैं, सबसे प्राचीन स्रोत
प्रथाएं हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि किस स्रोत की, हाँ, 20वीं शताब्दी में उत्पन्न स्रोत कौन है? तो आपका लिखिए, या नया स्रोत लिखिए, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत, एरो बनाकर लिखिएगा, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत की उत्पत्ति यानी कि विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 38 के और अनुच्छेद 38(1) के क्लाज ए, बी तथा सी में, एरो बनाकर लिखते रहिए, अनुच्छेद 38 के 38(1) के क्लाज ए स्मॉल ए, फिर कामा बी तथा सी में दिए गए स्रोत मुख्य या प्रधान स्रोत कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मुख्य या प्रधान स्रोत कहलाते हैं। जबकि डी, खंड डी में दिए गए स्रोत, खंड डी में दिए गए स्रोत सहायक या गौण या सेकेंडरी, हिंदी में कहते हैं सहायक या गौण कहा जाता है, गौण या निकृष्ट भी कहा जाता है, निकृष्ट। इंग्लिश वर्जन लिखना चाहे तो लिख, सेकेंडरी अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट एक बार देख सकते हैं, स्पष्ट खंड डी में लिखा है। ये जो स्रोत है मुख्य नहीं है बल्कि किस रूप में है, सहायक लिखा है डायरेक्ट में। ये आपका देखिए अब क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्रधान या मुख्य स्रोत नहीं है? तो 4 ऑप्शन देगा, तो उस ऑप्शन में आप खोजेंगे न्यायालयों के निर्णय, माने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वान है, जानकार विशास्त्री, उनकी शिक्षाएं, माने वो किताब लिखा या अपना विचार व्यक्त किया किसी मुद्दे पर, तो वह क्या माना जाएगा? स्रोत माना जाएगा। लेकिन प्रमुख नहीं, कौन सा ये है? सहायक, सेकेंडरी। इसके बाद आपका 38 का क्लास 2 लिखिए, लिखिए भाई आगे। अब अगला आ जाइए अनुच्छेद 38, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, एक बार पूछा गया है 38 का क्लास 2। एक और देखिए 38(1) में बता दिया जाए फिर एक बार, जब भी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय इन स्रोतों के क्रम को मानने के लिए बाध्य है। बाध्य है मतलब कि उस विवाद के बारे में सबसे पहले संधि देखी जाएगी, अगर संधि नहीं है तब क्या देखा जाएगा? प्रथाएं, प्रथाएं भी नहीं है तब क्या देखा जाएगा? आपका सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, और ये नहीं है तो विद्वानों के क्या विचार और न्यायालयों के निर्णय। क्रम मानने के लिए न्यायालय क्या है? बाध्य है कि विवेकाधिकार? बाध्य है, विवेक नहीं है। 38 के क्लास 2 में लिखिए भाई, इसमें 38 के जहां तक क्लास 2 की बात है, आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है और इसको अच्छे से इसको भी तैयार रखिए। लिखिए, अन्य आधारों पर, हेडिंग पहले डालिए, अन्य आधारों पर
अन्य आधारों पर। लिखिए पहले, तब इसमें मैक्सिम आता है। लिखिए, यदि यदि पक्षकार सहमत हों, यदि पक्षकार सहमत हों, तब न्यायालय अन्य आधार पर निर्णय सुना सकता है। अन्य आधार पर निर्णय सुना सकता है। इसे, अब लीगल भाषा पूछा जाता है, इसे ये एक्स, ई एक्स, ठीक है भाई, इसको अन्य आधारों पर मतलब, इसको ई एक्स, एक्स, ई एक्स, ए क्यू, ए ई क्यू यू ओ, ए ई क्यू यू ओ, ए ई क्यू यू ओ, इक्वो, इट, ई टी, एक ही लाइन में आप लिखिएगा, ई टी, इट, बोनो, बी ओ एन ओ, बी ओ एन ओ, बी ओ एन ओ। ये मैक्सिम दिया था, पूछा था इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ अन्य आधारों पर। आप मैक्सिम लिख लीजिए, एक दो बार पूछा गया है। इसका मतलब ये मैक्सिम कहाँ समाहित है, 38 के क्लास 2 में। देखिए इसको समझा दे रहे हैं। जब न्यायालय में जो पक्षकार है वो न्यायालय से कहते हैं कि हजूर आप न तो संधि पर जाइए, न प्रथा पर जाइए, न सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सिद्धांत पर जाइए, आप दूसरे आधार पर हम लोगों के बीच में जो मामला है उसको निपटा दीजिए, तो न्यायालय ऐसा कर सकता है। और पक्षकार मांग भी कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में, 38 में, लेकिन क्लाज बदल जाएगा, वन नहीं, कौन सा। और इसी को कहते हैं अन्य आधारों पर। अन्य आधार माने 38 वन के अलावा। तो अन्य आधारों पर इसका मतलब ये हुआ अन्य आधारों पर, इसी को मैक्सिम बना दिया गया, एक्स एक्यू एट बोनो। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में लिख लीजिए, अन्य आधार पर, यानी कि अनुच्छेद 38 के क्लाज 1 के सिवाय आधार पर हिंदी पूछा जाता है, तो दूसरे आधारों पर, अन्य आधारों पर।
एक लाइन लिख लेना, इसका मतलब अन्य आधार पर। अब इसमें जो स्रोत में पूछा जाता है, आपका यूपीजे में तो भाई नहीं आता, लेकिन आपका केस पूछा जाता है, यानी कि जो स्रोत है उसमें आपका कुछ केस पूछा जाता है। और आप केस लिख लीजिए, आपका पहले लिखिए अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं पर केस, हेडिंग डाल लीजिए। तो केस अलग अलग पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं पर केस। पहला लिखिए वेस्ट रैंट, ये 15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा, फिर इस केस को लिखवाया जाएगा। आज प्रयास करते हैं कि भाई पूरा हो जाए। मैंने भाई आपका सर्दी जुकाम काफी जोर से पकड़ा है, तो धीरे धीरे आपका लिखवा दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये फंसा हुआ है लिखवाने का कार्यक्रम। तो अगले हफ्ते से कोई और सब्जेक्ट उठाया जाए लिखवाने वाला, क्योंकि भाई अब लिखवाना भी ज़्यादा है, क्योंकि अब एग्जाम भी आ रहा है। तो 15 मिनट बाद भाई क्लास चलेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही, वरना जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी भाई सूचना दी जा रही है कि अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही चलेगा। देखिए आपका केस लिखवाया जा रहा था, जे में आपका यूपी जे में केस नहीं पूछा जाता, ये बता दिया जाए। लेकिन जब आप उत्तराखंड जाएंगे, या भाई ऑनलाइन न पढ़िए भाई, यहाँ बंद कर दीजिए मोबाइल, या जब आप एलएलएम की प्रवेश परीक्षा देंगे, तो ये केस आपका काम करेगा। यानी कि केस में आपको ये देखना कि ये केस किस स्रोत से संबंधित है और इसमें क्या फैसला आया। तो आपका संधियों पर तो केस नहीं मिलता, लेकिन जो ज़्यादा केस मिलता है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर और सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत पर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एक एक लाइन समझा भी दिया जाए, तब आपका लिखवाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय पहला, अगर कोई मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई मुकदमा हुआ, तो न्यायालय सबसे पहले ये देखेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संधि है, या भारत या पाकिस्तान के बीच कोई संधि है जो इस विवाद को निपटाने का प्रावधान करती है। तो उस संधि के अनुसार ही वह विवाद निपटाया जाएगा। अगर कोई संधि या ट्रीटी या नहीं है, तब न्यायालय देखेगा इंटरनेशनल कस्टम या अंतर्राष्ट्रीय प्रथा। जैसे कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं, आपका एक दो प्रथा हम भी बता रहे हैं कि अगर युद्ध में कोई बंदी बना लिया गया, तो उसके साथ आपका, बैठिए भाई, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण अभिनंदन महोदय जी का है, जो पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। तो कानून अंतर्राष्ट्रीय ये कहता है कि युद्ध बंदी के साथ अत्याचार न किया जाए, हत्या न की जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए। ये पहला। दूसरा यह है कि दूतों को न मारा जाए। तो आपका प्राचीन भारत में भी अगर जो लोग रामायण पर विश्वास करते हों, तो हनुमान जी का उदाहरण देख सकते हैं कि जब ये हुआ कि इनको मार दिया जाए, तो विभीषण आए और कहा कि कहे कि दूत को मारना नीति या पॉलिसी या इंटरनेशनल कस्टम के क्या है, विपरीत है। तो आज भी दूतों को मारा नहीं जाता। जैसे कि तमाम पकड़े जाते हैं भारत में जासूसी करते हुए लोग दूतावास के, तो मुकदमा नहीं चलता, तुरंत कहा जाता है कि 24 घंटे में आप भारत छोड़कर कहाँ चले जाइए, पाकिस्तान। मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि उन्हें छूट प्राप्त है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं
और आपका अनुच्छेद 38, भाई क्रम भी याद रखना है, 1 बी में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई। लिखिए इस पर केस लिखिए भाई। पहला वेस्ट वे आधा शॉट वेस्ट रैंट वेस्ट है भाई, वेस्ट रैंट रै आधा नॉट वेस्ट रैंट सेंट्रल सेंट्रल गोल्ड माने सोना गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वेस्ट रेंट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर, आर मने रेक्स मने किंग, बनाम आर, ये प्रथा से संबंधित केस है। दूसरा केस लिखिए आपका, भारतीय भूमि से होकर, दूसरा केस लिखिए, भारतीय भूमि से होकर जाने वाले रास्ते से संबंधित विवाद। भारतीय भूमि से होकर जाने वाले रास्ते से संबंधित विवाद, ये भी प्रथा से संबंधित है। जो ज्यादा पूछा जाता है पॉकेट हवाना का वाद। लिखिए अगला, पॉकेट हवाना का वाद, पॉकेट हवाना का वाद। पोस्ट में लिख लीजिए, मछली पकड़ने वाले जहाज का मुकदमा या वाद, मछली पकड़ने वाले जहाज का वाद। अगला लिखिए लोटस वाद, ये प्रथाओं से चल रहा है, लोटस वाद, लोटस वाद। इसके बाद हेडिंग डालिए, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। हेडिंग डालिए अगला, तो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत पर वाद, पर वाद। ये जो स्रोत दिया गया है अनुच्छेद 38(1)(c) में है। एक लाइन समझिए होता क्या है। सिविलाइज जो कंट्री हैं, अगर सिविलाइज जो कंट्री हैं विश्व में, उन देशों के अंदर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो पाए जाते हैं और ये नियम पूरे विश्व में एक समान है लगभग, यानी कि वह नियम भारत में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, यानी कि कुल मिलाकर विश्व के देश किन नियमों को मान्यता देते हैं अपने अपने पर्सनल कानून में, अपने देश के कानून में, वह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं और किसमें समाहित हैं, अनुच्छेद 31(1) का कौन से उपक्लाज में, सी में। अब लिखिए इसी में केस आता है। लिखिए भाई आपका पहला, रेग वर्सेज केन का केस, रेग वर्सेज केन, रेग, देखिए फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ भाई, थोड़ा आवाज, रेग वर्सेज केन का वाद आ चुका है, ये भी रेग वर्सेज केन का वाद। लिखिए इसमें क्या हुआ, निर्णय लिखिए, अंतरराष्ट्रीय विधि, निर्णय लिखिए भाई,
अंतरराष्ट्रीय विधि न्याय साम्य अंतरराष्ट्रीय विधि न्याय कामा दीजिए साम्य माने इक्विटी कामा दीजिए सुविधा तथा तर्क पर आधारित है रीजनिंग तथा तर्क पर आधारित है। फिर एक बार देखिए अंतरराष्ट्रीय विधि न्याय अर्थात जस्टिस आपका साम्य अर्थात इक्विटी आपका सुविधा तथा तर्क पर आधारित है। ये किस केस में कहा गया तो रेग वर्सेज केन। अगला लिखे केस संयुक्त राज्य वर्सेज स्कूनर संयुक्त राज्य वर्सेज स्कूनर संयुक्त राज्य वर्सेज स्कूनर। देखिए दास प्रथा को अवैध माना गया दास प्रथा को अवैध माना गया मैंने ये कहा गया कि जब पूरा विश्व ने दास प्रथा को क्या कर दिया है समाप्त तो अब दास नहीं रहे। अगला लिखिए केस म्यूज जल के मार्ग में परिवर्तन म्यूज आधा म यूज म्यूज म्यूज जल के मार्ग में परिवर्तन। इसमें आपका पूछा जा चुका है। इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह रेह जुडिकेटा और स्टापेल। लिखिए प्रांग न्याय तथा विबंध को मान्यता दी गई। अंदर से पूछा जाता है किसको मान्यता दी गई यानी कि लिख लीजिए प्रांग न्याय यानी कि रेह जुडिकेटा तथा स्टापेल विबंध को मान्यता दी गई यानी कि रेह जुडिकेटा और स्टापेल पूछा जा चुका। अगला लिखिए कारजो फैक्ट्रीजवाद ये भी आ चुका है। कारजो लिखिए कारजो फैक्ट्रीज फैक्ट्री वाला कारजो फैक्ट्रीजवाद। लिखिए इस केस में रेह जुडिकेटा को मान्यता दी गई प्रांग न्याय कारजो फैक्ट्रीजवाद इसमें आपका रेह जुडिकेटा को मान्यता दी गई। अगला लिखे वार्सिलोना ट्रैक्शनवाद ये भी आ चुका है क्वेश्चन। वार्सिलोना ट्रैक्शन ट्रै आधा क स न ट्रैक्शन वाद इसमें विबंध को मान्यता दी गई। स्टापेल वार्सिलोना ट्रैक्शन वाद इसमें स्टापेल या विबंध को मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन आइए अगला केस लिखिए प्रियाह विहियर मंदिर संबंधी वाद ये भी पूछा जा चुका है। प्रियाह विहियर विहियर मंदिर संबंधी वाद इसमें भी स्टापेल यानी कि विबंध को मान्यता दी गई। स्टापेल यानी विबंध को माना गया अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत और ये माना गया कि विश्व के तमाम देश इसे क्या करते हैं मान्यता देते हैं। अगला लिखिए
बताया गया था कि आज केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन चलेगा। सोमवार को आप आइए, सोमवार से शेड्यूल सही होगा। थोड़ा तबीयत भी खराब थी तो कल भी बंद करना पड़ा था। तो आप सोमवार को आइए वहीं 10:15 बजे। ठीक है। अगला लिखिए भाई, ये कार्यो वाला लिखवा दिया गया ना, देखिए तो कार्यो, हाँ अगला लिखिए लास्ट। मावरोमाटिस, मावरोमाटिस, मावरो माटिस, मावरोमाटिस, पैलेस्टीन, पैलेस्टीन, मावरोमाटिस पैलेस्टीन। छूट संबंधीवाद, छूट माने उन्मुक्ति, छूट संबंधीवाद। इस केस में आपका सबरोगेशन या हिंदी में कहते हैं प्रत्यासन, प्रत्यासन, इंग्लिश में सबरोगेशन या प्रतिस्थापन। आप प्रतिस्थापन भी कहते हैं। प्रतिस्थापन को मान्यता दी गई। टीपीए में आप जोड़ सकते हैं, मैं लिखवा भी चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन भारत में अगर जोड़ना है तो टीपीए की धारा 44 और 92 अलग से कहीं जोड़ लीजिए। भारत में जोड़ लीजिए टीपीए का सेक्शन 44 और 92, खूब प्री में पूछा जाता है। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन यानी कि एक के स्थान पर दूसरे को क्या करना, बैठा देना। इस प्रकार आपका केस ओस भी समाप्त हो गया। अब आइए अगला लिखिए भाई, आपका जो एक और न्यायालय भी बचा है, हेडिंग डालिए। अब पेज चेंज कर लीजिएगा, उसी पेज पर न लिखिए, अब नया न्यायालय लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अब हमें एक नया न्यायालय पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय, पैराग्राफ चेंज करके लिख, मैंने वो चेंज कर दीजिएगा पेज ही। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है, ये कौन सा अब हम न्यायालय लिखवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। मार्केट में इसकी बेयर एक्ट उपलब्ध नहीं है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक के इतिहास में जितना लिखवा दिया जाएगा वहीं पूछा ही जाता है। वैसे शुरुआती दौर में जो 15 लाइन में लिखवाऊंगा आप रट कर जाइए, उसी से अब तक 100% मैंने एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है अब तक के इतिहास में। लेकिन फिर भी सतर्कता बरतते हुए कुछ और लिखवाया जाएगा, लेकिन जो 15 लाइन लिखवाया जाएगा इसको रट्टा मार कर जाना है। लिखिए भाई, आपका लिखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय, हेडिंग डालिए ना। लिखिए इस न्यायालय की स्थापना, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। इस न्यायालय की स्थापना डेट वाइज पूछा है तो लिखिए 1 जुलाई 2002, यानी कि इस न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई। अंडरलाइन करिए, कई बार आ चुका है। स्थापना के बाद पूछा जाता है कि उद्घाटन कब हुआ, तो लिखिए इस न्यायालय का उद्घाटन 11 मार्च 2003 को हुआ। 11 मार्च 2003 डेट रट कर जाइए। अगला लिखिए इस न्यायालय का कार्य प्रारंभ, बहुत पूछा गया है, यानी कि किस तारीख को यह न्यायालय
अपना कार्य करना शुरू कर दिया तो आपका अच्छे से जवाब रहेगा। माने ये 1 जुलाई 2003 को, 1 जुलाई 2003 को कार्य प्रारंभ। देखिए, इस न्यायालय में कुल 18 जज होते हैं। ये भी खूब पूछा गया है, कितने जज होते हैं? 18। इस न्यायालय में कुल जजों की संख्या 18 होती है। इन इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 3 वर्ष में, खड़ी पाई देकर लिखते रहेगा, 3 वर्ष में 1/3 जज, यानी कि कोष्ट में लिख लीजिएगा 6 जज। 1/3, 1/3, 1/3 जज यानी कि 6 जज पदमुक्त होते हैं। पदमुक्त होते हैं तथा इनके स्थान पर 6 नए जजों का निर्वाचन किया जाता है। तथा इनके स्थान पर 6 नए जजों का निर्वाचन किया जाता है। इस न्यायालय का मुख्यालय, सब एक एक लाइन क्वेश्चन है, एक ही में लिखवा दे रहे हैं। इस न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हेग में है। इस न्यायालय के चार्टर में, चार्टर माने संविधि में, इस न्यायालय के चार्टर में कुल 13 भाग तथा, यानी कि कुल 13 पार्ट, 13 भाग तथा 122 और 128, 128 तथा 128 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं। 128 अनुच्छेद है। अगला लिखिए, यह न्यायालय निम्नलिखित दंड दे सकता है। यह न्यायालय निम्नलिखित दंड दे सकता है। लिखे 30 वर्षों तक का कारावास, माने 30 वर्षों तक का कारावास या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट। 30 वर्षों तक का कारावास या आजीवन कारावास तथा जुर्माना एवं संपत्ति का समपहरण, तथा जुर्माना एवं प्रॉपर्टी का फॉर फ्यूचर, यानी कि संपत्ति की जब्ती, ना है तो लिख लीजिएगा, संपत्ति का समपहरण माने संपत्ति जब्त करना। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि यह न्यायालय कौन सा दंड नहीं दे सकता, तो आपका अच्छे से याद रखिएगा, यह न्यायालय फांसी की सजा नहीं दे सकता। यानी कि कौन सा दंड नहीं दे सकता ये न्यायालय, तो आपका जवाब रहेगा मृत्यु दंड। मृत्यु दंड आपका नहीं दे सकता। इसके बाद लिखिए, प्रथम पूछा जाता है,
इस न्यायालय ने, एरो बनाकर लिखिए, ये पूछा जा चुका है। इस न्यायालय ने सर्वप्रथम दंड, सर्वप्रथम दंड कांगो, कांगो के थॉमस लुबांगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, देश है कांगो, कांगो के देश का नाम है थॉमस लुबांगा, थॉमस लुबांगा, थॉमस लुबांगा, वाक्य बोलिए तो फिर एक बार। इस न्यायालय ने, हाँ, दंड कांगो के, अंडरलाइन कर लिए, पूछा गया 2 बार, थॉमस लुबांगा को, एक बार डेट पूछा है भाई, डेट लिखिए, 10 जुलाई 2012 को, यानी कि 10 जुलाई 2012, 10 जुलाई 2012 को दिया। दंड की मात्रा लिख लीजिएगा, 14 वर्ष का कारावास। कितना सजा दी थी? 14 वर्ष तक का कारावास। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, इस न्यायालय ने सर्वप्रथम गिरफ्तारी का वारंट किसके विरुद्ध जारी किया था? लिखिए, इस न्यायालय ने सर्वप्रथम, इस न्यायालय ने सर्वप्रथम गिरफ्तारी का वारंट 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में LRA, बिंदु बिंदु दे दीजिएगा, L बिंदु, R बिंदु, A बिंदु, LRA के कमांडरों के विरुद्ध जारी किया था। कमांडरों के विरुद्ध जारी किया था। हेडिंग डाल लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का इतिहास। पहले इतिहास देखा जाए, थोड़ा बहुत इतिहास भी लिखवा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का इतिहास, इतिहास देखा जाता है तब और बातें बताई जाएगी। लिखिए, परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत, परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मुख्यतः जल दस्युता, माने जल में अपराध, जल में लुटेरे, जल के लुटेरे, मुख्यतः दस्युता, दस्ता जल के लुटेरे, जल में लुटेरे, जैसे कि जहाज जा रहे हैं लूट लिया। मुख्यतः जल दस्युता, दस्ता कहते हैं, दस्ता माने जल में लूट लेना जहाजों को। देखे होंगे फिल्मों में घेर कर क्या करते हैं, जहाज को समुद्र में लूट लिए। तो जल दस्युता ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता था, यानी कि प्राचीन अपराध है, समुद्र का माना जाता था।
लेकिन वर्तमान समय में तमाम ऐसे अपराध हैं। लेकिन वर्तमान समय में तमाम ऐसे अपराध हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात महासभा के निवेदन पर महासभा के निवेदन पर 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने इंटरनेशनल लॉ कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने नरसंहार एवं माने व्यापक रूप से लोगों की हत्या करना, नरसंहार एवं कुछ अन्य अपराधों के विचारण हेतु नरसंहार एवं कुछ अन्य अपराधों के विचारण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अंग की एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अंग की संभावना एवं वांछनीयता, संभावना एवं वांछनीयता माने वर्तमान समय में आवश्यक होना, वांछनीयता का अध्ययन किया। तत्पश्चात 4 दिसंबर 1989 यानी कि 4 दिसंबर 1989 को महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग से महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग से यह निवेदन किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना के प्रश्न को संबोधित करे। स्थापना के प्रश्न को संबोधित करे। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने अपना कार्य 1990 ईस्वी में 1990 अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने अपना कार्य 1990 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया तथा 1994 ईस्वी में यानी कि 1994 में
1994 ईस्वी में इसका ड्राफ्ट तैयार करके इसका ड्राफ्ट तैयार करके महासभा को भेज दिया। लिखे पैराग्राफ चेंज करके महासभा ने इसे पास करने हेतु मैंने ड्राफ्ट को महा- महासभा ने इसे पास करने के लिए अंतिम बैठक 15 जनवरी 1998 से नहीं जून लिखिएगा 15 जून 15 जून 1998 ईस्वी से 17 जून यानी कि नहीं जुलाई 17 जुलाई 17 जुलाई 1998 यानी कि 1998 तक हुई। यानी कि लगभग एक माह से आपका 1-2 दिन अधिक तक बैठक हुई, आपका ये कह सकते हैं। लिखिए यह बैठक रोम में हुई थी भाई लास्ट बैठक। यह बैठक रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अंडरलाइन करिए, पूछा जा सकता है। इसकी अध्यक्षता इटली के जिओवान्सी कासो देखिए भाई आपका जिओवान्सी कासो जिओवान्सी कासो ने की। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। इस न्यायालय के चार्टर को 17 जुलाई 1998 ईस्वी को 17 आपका जुलाई 1998 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि साइन कर दिया गया। यह अधिनियम बनने की तिथियां या संविध लिख लीजिए तो यह संविध या अधिनियम बनने की तारीख है। लिखिए इस बैठक में, यानी कि जब प्रस्ताव पास हो रहा था, इस बैठक में कुल 162 देशों ने भाग लिया, यानी कि 162। इस बैठक में कुल 162 देशों ने भाग लिया। अब आपका जो पूछा जाता है पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ लिखिए अलग से, मुख्यालय हो गया। लिखिए अनुच्छेद 5 छांट छांट के लिखना है, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का कौन सा अनुच्छेद हम बता रहे हैं, 5। लिखिए जुरिडिक्शन या अधिकारिता,
यहाँ से आपका यूपी में आ चुका है कई बार, अधिकारिता या जुरिडिक्शन। पहला क्वेश्चन ये आया है कि कितने अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की अधिकारिता होगी। 1, 2, 3, 4, तो 4 मार्कर आइए और चारों में लिखिए, निम्नलिखित लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके। निम्नलिखित 4 अपराधों पर, 4 अंडरलाइन करिए, पूछा गया ये। निम्नलिखित 4 अपराधों पर इस न्यायालय को अधिकारिता होगी। देखिए कभी कभार नकारात्मक भी क्वेश्चन बनता है, किस पर अधिकारिता नहीं होगी, तो इन चारों से जो बाहर जाए उस पर क्या मार दीजिएगा, अधिकारिता नहीं होगी। याद रखिएगा, ये वैसा ही मॉडल बना है, किस पर अधिकारिता नहीं तो 4 से वो क्या जाएगा, बाहर। अब चारों याद रखना, लिखिए क्रम वाइज। फर्स्ट लिखिए नरसंहार का अपराध, चारों लिखिए, फर्स्ट में लिखिए नरसंहार का अपराध। दूसरा मानवता के विरुद्ध अपराध। दूसरा मानवता के विरुद्ध अपराध। तीसरा युद्ध अपराध और चौथा आक्रमण का अपराध। पहला नरसंहार का क्रम से याद रखिएगा, दूसरा मानवता के विरुद्ध अपराध, तीसरा युद्ध अपराध, चौथा आक्रमण का अपराध। ये आपको जानना है। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है वह आपका भाषा पूछी जाती है। लिखिए भाषा को पूछा जाता है। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की 6 भाषाएं होंगी। 6 याद करके जाइएगा। यूएनओ का पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो 2 भाषा बताया गया था, फ्रांसीसी या फ्रेंच और अंग्रेजी। लेकिन यही थोड़ा घुमा दे कि अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की भाषा तो 2 नहीं, कितनी, 6 भाषाओं लिखिए। अंग्रेजी कामा दीजिए, फ्रेंच मैंने फ्रांसीसी, फ्रेंच मैंने फ्रांसीसी, अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा अरबी, चौथा चीनी, पांचवा रूसी भाषा और छठवां स्पेनिश। दंड लिखवा ही दिया गया। अगला लिखिए आपका एरो बनाकर, इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष, हो सकता है पूछ ले, सांग ह्यूम। इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सांग हाँ, सांग ह्यूम। सांग 2 बार लिखना है, ह्यूम इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो लगभग आपका मुख्य बातें। अभी एक पूछ सकता है कैसे हटाया जा सकता है जजों को, उसको भी लिख लीजिए भाई।
अंतरराष्ट्रीय एरो बनाकर लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय के किसी न्यायाधीश को न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से हटाया जा सकेगा। सर्वसम्मति राय यानी कि कितने जज थे 18 और कितने रजामंद हो जाएं 17, तब वो जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी यही नियम लागू होता है, याद रखिए। इस प्रकार जो अब तक का जो इतिहास में क्वेश्चन आए हैं इससे बाहर नहीं गया है। आप जाकर एक बार साल पेपर देखिए। देखिए अब सोमवार को भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले पीरियड में लिखवाया जाएगा, टीपीए रोका जाएगा, टीपीए मंगलवार से चलाया जाएगा, ताकि इधर एलएलएम का एग्जाम भी है 21 को, तो जिनको देना हो भाई एक बार कम से कम क्या करेंगे देख लेंगे। और बहुत लंबा खींच गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसको सोमवार को देखिए। सुरक्षा परिषद लिखवाया गया कि नहीं, थोड़ा देखिए तो एक बार देखिए तो सुरक्षा परिषद आगे देखिए भाई। महासभा हो गया है, आपका सचिवालय हो गया है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। देखिए कहीं तो सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद 10 मिनट का है, नहीं दिख रहा है ना। हाँ हो गया, तब ठीक है, ज़्यादा तो बचा नहीं। अब आपका जो बचा है आपका नाश्ता परिषद लिखवा दिया गया कि नहीं, लिखवा दिया गया होगा। आपका आर्थिक सामाजिक परिषद बचा है और 17 विशिष्ट एजेंसियां, तो उसका नाम और मुख्यालय और 4-4 लाइन काम लिखवाना है। यानी कि कल हर हाल में भले थोड़ा 10-15 मिनट लग जाए अधिक, आपका सोमवार को हर हाल में इसे समाप्त कर दिया जाए, ताकि भाई लंबा बहुत लंबा चल गया ये भी। यानी कि आपका बहुत डिटेल में बताया भी गया। अब ये है कि भाई जे का एग्ज़ाम अभी थोड़ा लेट है, तो डिटेल में काफ़ी बताया गया हुआ कि लेक्चर पढ़ा रहेगा, तो बाद में भी लोग आपका पढ़ सकते हैं। तो भाई ऐप पर सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। तब अगला क्लास सोमवार को चलेगा। आपका शेड्यूल बताया जाए सोमवार का भाई, आपका पहला पीरियड में अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखवाया जाएगा, और वहीं सेकंड में एविडेंस, और थर्ड में आईपीसी। सोमवार से आईपीसी लगातार अब चलाई जाएगी, क्योंकि भाई एग्ज़ाम का समय आ रहा है। अब इधर थोड़ा तबीयत डाउन हो गई इस हफ्ते, तो कल आराम थोड़ा मिल जाएगा और तो सही हो जाएगा। तो शाम को चल लिखवाया जाएगा भाई, उसमें भी लेक्चर नहीं चलेगा, धीरे धीरे। आईपीसी और सीआरपीसी शाम को लिखवाई जाएगी, जिनको लिखना है आए, न लिखना हो ना आए, लेक्चर नहीं चलेगा। शाम को आपका आईपीसी अध्याय 17 से लगी है, और सुबह शुरुआती दौर से, ताकि हाँ लिखवा जाएगा। लिखना हो तो आइए, और न लिखना हो तो ना आइए भाई, लेक्चर नहीं चलेगा, पहले ही बता दिया जा रहा है। क्योंकि लेक्चर देने से अभी गला उखड़ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह भाई, तो अब आपका सोमवार को क्लास चलेगा हो।